तो हम लोग नया टॉपिक शुरू कर रहे थे एग्रीकल्चर, जिसके बारे में कल हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था आपसे कि भारत में जो कृषि है वो क्या कही जाती है। तो जीविकोपार्जन का साधन मतलब जीवन निर्वाह योग्य। दो संस्थाएं जो मेनली हम लोग के कृषि के विकास के लिए काम करती हैं, आरआरबी और नाबार्ड, ठीक है ना। 65% जनसंख्या जो हमारी कृषि पर निर्भर है, पूरे विश्व की अगर देखें तो 50% के आसपास है विश्व में। अगर विश्व में हम देखते हैं तो टोटल लगभग 50% के आसपास होती है, और अगर हम भारत में देखते हैं अपना तो लगभग 65%, 65 से 70, 65 अगर ऑप्शन में नहीं होता है तो 70% के आसपास मान लिया जाता है। हमारा पहला कृषि विश्वविद्यालय कहाँ खुला था आपका? तो उत्तराखंड, पहले यूपी था इसलिए उसका नाम उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय था, 1960 में खुला था, लेकिन अब वो उत्तराखंड में, इसलिए इसका नाम बदल गया है। और अब हमारे कृषि विश्वविद्यालय का नाम जो पहला वाला है उसको बोलेंगे गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। पहले उसका नाम उत्तर प्रदेश था क्योंकि उत्तराखंड और यूपी का पार्ट था। राष्ट्रीय आय में योगदान 65%, वैसे अब ये ज्यादा जा चुका है, 17% के आसपास हो गया है, 17.5% के आसपास ये है योगदान हमारा, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा हो गया इसमें। सोपान कृषि क्या बोलते हैं? सोपान कृषि ऐसी जो पहाड़ों के ढालों पे की जाती है, मतलब जहाँ पे मैदान उस तरह के नहीं मिलते तो सीढ़ी नुमा बना करके हम लोग खेती करते हैं, वो आपकी सोपान खेती कही जाती है। जैसे चाय के बागान वगैरह लगाए जाते हैं। असिंचित खेती सबसे ज्यादा कहाँ होती है? दक्कन के पठार में, यानी कि साउथ पोर्शन जो है आपका, कर्नाटक, तेलंगाना, नीचे के जो पार्ट हैं उधर आपकी असिंचित खेती की जाती है। एक पुस्तक है कृषि पर, एम.एस. रंधावा ने लिखी है, भारतीय कृषि का इतिहास। मिश्रित कृषि क्या होता है? ये कई तरह की फसल उगाएं और साथ में पशुपालन भी करें, दोनों चीजें की जाती है, तो उसे मिला के हम कहते हैं मिश्रित कृषि। झूमी कृषि हमने बताया था आपको, ये एक स्थानांतरित कृषि है जिसमें हम लोग पहले जंगल वनों को काटते हैं, फिर जलाकर कृषि योग्य भूमि बनाते हैं, उसमें एक फसल उगाई जाती है, उपज प्राप्त करके उसको छोड़ दिया जाता है, और ऐसी प्रक्रिया दूसरी जगह पे की जाती है। झूम नाम मुख्यतः कहाँ मिलता है? तो झूम नाम मुख्यतः हमारे नॉर्थ ईस्ट में मिलता है। नॉर्थ ईस्ट मतलब असम, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। लेकिन अगर आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में देखें तो ये कृषि पोडू कही जाती है। एमपी में इसे देवार, पेंडा, मासा, डाहिया कहते हैं, और पश्चिमी घाट में हम इसे कुमारी कहते हैं, जबकि केरल में इसे पूनम कहते हैं। तो झूम नाम जो मिलता है वो एक्चुअल में नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में मिलता है। अगर दक्षिण भारत में पूछा जाए कि सबसे ज्यादा खेती किधर होती है, मतलब कृषि कहाँ ज्यादा होती है, तो तमिलनाडु का जो तट है उधर होता है, आंध्र प्रदेश जिधर कृष्णा गोदावरी का डेल्टा वगैरह पड़ता है वहां ज्यादा होता है आपका, सूरत, गुजरात जो तटीय इलाका उधर पड़ेगा वो, कोल्हापुर और सतारा जो महाराष्ट्र पड़ता है। तो दक्षिण भारत में अगर देखें तो ज्यादातर आपके तमिलनाडु के तट में और आंध्र प्रदेश का जो एरिया पड़ता है, कृष्णा वगैरह का डेल्टा जो पड़ता है उधर, सूरत में भी आपको देखने को मिलता है, और महाराष्ट्र में दो जगह ज्यादा देखने को मिलता है, कोल्हापुर और सतारा में। ये एक पॉइंट है इसमें। भारत में निम्न उत्पादकता का कारण क्या हो सकता है? ये बहुत आसान क्वेश्चन है। कृषि क्यों नहीं होती है हमारे यहाँ ज्यादा? उत्पादन की पिछड़ी तकनीक है भाई, मॉडर्न तकनीक हम यूज नहीं कर पा रहे, पुराना समय का ये सब चला आ रहा है। पर्याप्त पैसा नहीं है, मतलब हम लोग के पास बहुत सारे ऐसे किसान हैं, छोटे किसान, जिनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो सिंचाई ढंग से कर सके, बीज अच्छे उन्नत किस्म के ला सकें, क्योंकि खेती में खर्चा भी होता है। तो वो अपर्याप्त निवेश, उनको समय पे पैसा न मिल पाना। जोत का मतलब यहाँ पे खेत है, तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे किसान हैं हमारे जिनके पास बहुत बड़े खेत नहीं है। अब किसी के पास 1 बीघा है, किसी के पास 2 बीघा है ना, इतने में काम चल रहा है। तो अब इतने में इतनी अच्छी फसल नहीं उगाई जा पाती कि मतलब वो पूरा योगदान कर सके। वित्त एवं विपणन मतलब पैसे की कमी तो देखो है ही, मार्केटिंग की भी, मतलब अगर हम उगा भी लेते हैं तो हमारे पास इतनी व्यवस्था नहीं दी जाती कि हम उसको अच्छे मार्केट में अच्छे दामों पर उसे बेच सकें। तो ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से उत्पादकता हमारे यहाँ कम देखने को मिलती है। एक मार्क होता है, आप सब लोग को पता होगा कि जिसके ऊपर एक मार्क लगा होता है, इसका मतलब होता है कि गुणवत्ता, मतलब वो मटेरियल बहुत अच्छा है, ठीक है ना। कृषि और इससे रिलेटेड अगर कोई है तो उसमें एक मार्क का मार्किंग लगा होता है, जैसे हम समझ जाते हैं कि अच्छा ये एक बढ़िया चीज है खाने पीने की। केंद्रीय एग्मार्क प्रयोगशाला हमारी कहाँ पर है? नागपुर में है। ये आपको ध्यान रखना है, केंद्रीय एग्मार्क प्रयोगशाला कहाँ पे हमारी? एग्मार्क प्रयोगशाला नागपुर में है। एक इंद्रधनुषी कार्यक्रम चलाया गया था, इसमें हर प्रकार की क्रांति, जितनी भी क्रांति होती है जो नीचे हम लोग पढ़ रहे हैं, ये सारी क्रांति हमारी इंद्रधनुषी क्रांति कहलाती है। शुरू कब हुई थी? 28 जुलाई 2000 को। तो इंद्रधनुषी क्रांति में हमको सभी क्षेत्र को शामिल करना पड़ता है, उसे बोलते हैं इंद्रधनुष।
अब इंद्रधनुष में आप जानते होंगे कलर भी होते हैं साथ, तो उसी बिहार पर ये सब नाम रख दिया गया है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है कि कभी क्वेश्चन आए इंद्रधनुषी क्रांति। वैसे इसमें उड़ीसा ने बहुत अच्छा काम किया है, उड़ीसा ने इंद्रधनुषी क्रांति में उड़ीसा ने अच्छा काम किया है, ठीक है ना। अब ये वो सब क्रांति हैं जो हमारी इसमें है। आप देखिए हरित क्रांति खाद्यान्न गेहूं चावल वगैरह, ये मोटे अनाज जो उगाए जाते थे उसके से रिलेटेड था। श्वेत क्रांति दूध से था। नीली क्रांति किससे है? मछलियों से। पीली क्रांति तिलहन सरसों जो आता है आपका। गोल्डन क्रांति जूट होता है। गोल्ड क्रांति आलू से रिलेटेड है। सिल्वर फाइबर कपास है। लाल क्रांति मीट और टमाटर। गुलाबी प्याज वगैरह आता है। काली क्रांति में पेट्रोलियम है। भूरी ग्रे जिसे बोलते हैं उसमें उर्वरक है। और रजत यानी जिसको सिल्वर कहा जाता है वो अंडे से रिलेटेड है। एक पॉइंट है आपका कि भारत के रोटी की टोकरी किसे बोलते हैं, तो गेहूं वगैरह बहुत ज्यादा होता है पंजाब में, तो इससे आप ध्यान रख सकते हैं पंजाब रोटी की टोकरी, क्योंकि रोटी आपकी गेहूं से ही बनती है, गेहूं की पैदावार पंजाब में ज्यादा है। ऑपरेशन फ्लड किससे रिलेटेड था? दूध उत्पादन से। एक ऑपरेशन हरित श्वेत क्रांति के तहत जब दूध का उत्पादन बढ़ाया जा रहा है तो उसी को ऑपरेशन फ्लड कहा गया। तो ऑपरेशन फ्लड मतलब दूध ज्यादा से ज्यादा इतना पैदा कर दो कि बाढ़ आ जाए दूध की, मतलब ये मतलब था इसका ऑपरेशन फ्लड, ठीक है ना। ये सब पता है आपको, क्रांति वगैरह जनरली हर कोई जानता है, ठीक है ना। अब तक आप रख चुके होंगे कि गोल क्रांति क्या होती है, नीली क्या होती है, पीली क्या होती है ना, गुलाबी लाल। और नहीं है तो इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जरा हरित क्रांति के बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं, रीजन, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं। हरित क्रांति का अगर डिटेल में आप देखें तो भारत में जब शुरुआत हुई इसकी 3 चरणों में हमको ये देखने को मिलता है। पहला चरण जो इसका शुरुआत हुआ था बहुत पहले हुआ था, 1966 से 1981 चला था। शुरुआत 1966-67 में हुई थी। 1966 1967 के आसपास ये स्टार्ट हुआ था और ये बहुत लंबा चला है। 1981 तक आपका पहला हरित क्रांति स्टार्ट हो गया था। हरियाणा पंजाब और यूपी ये मेन क्षेत्र थे, और यूपी का भी शामली जिला, यूपी में जो शामली पड़ता है, शामली, वो ज्यादा इसमें मतलब मेन था। शामली वाला जो था वो ज्यादा इसमें मेन था। इस क्रांति के फलस्वरूप किसमें वृद्धि हुई थी? खाद्यान्न फसलों में, गेहूं चावल। वैसे सबसे ज्यादा आपका गेहूं में देखने को मिला था, सबसे ज्यादा गेहूं में, फिर चावल में। तो अगर हरित क्रांति में सबसे ज्यादा कोई देखने को मिला था तो गेहूं में सबसे ज्यादा मिला था, फिर चावल दूसरे नंबर पे आता है। इसमें कौन सी फसल मेन यूज की गई थी? वही गेहूं जो बता रहे हैं, मैक्सिकन गेहूं। मैक्सिकन गेहूं क्यों कहते हैं? ये इसी प्रजाति का गेहूं लाया गया था। गेहूं की जो एक प्रजाति थी वो मैक्सिकन गेहूं लाई गई थी, उसकी पैदावार बढ़ाई गई थी पहली हरित क्रांति में, इसीलिए वो मैक्सिकन गेहूं कहा जाता है। सर्वाधिक लाभ किसको हुआ था? गेहूं को, जो बताया हमने कि पहली हरित क्रांति में सर्वाधिक लाभ किसको हुआ था? गेहूं की पैदावार बढ़ाई गई थी। दूसरा चरण कब से कब चला था? 81 से 95। देखो 66 से 81 तक पहला था, दूसरा 81 से 95 रहा। इसको सदाबहार क्रांति के नाम से भी जानते हैं, सेकेंड वाला जो चला था। इसमें क्या था? जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल को बोया गया, मतलब हमने एक बीज तैयार किया था अलग तरीके से, जिसको जीएम बीज वगैरह कहा जाता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड। हमने कुछ उसमें चेंजेस किए साइंस के उससे, ताकि हमें ज्यादा पैदावार मिले। तो वही कहा गया है कि जो दूसरा वाला था उसमें हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल को बोया गया था, यानी बीज यूज किए गए थे। तीसरा चरण अब तो चल ही रहा है, धीरे धीरे सब पे चल रहा है। ज्यादा मेन पहला चरण ही था, जो प्रथम चरण था वो मेन था आपका, उसी में सब कुछ हो गया जितना होना था, बाकी तो धीरे धीरे चल ही रहा है आपका। एक क्वेश्चन बनता है कि हरित क्रांति जब शुरू की गई थी तो कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? तो हरित क्रांति आपकी तृतीय पंचवर्षीय योजना के समय चल रही थी। पता होगा आपको 1966 के दौरान तृतीय पंचवर्षीय योजना ही चल रही थी, थर्ड वाली। अब पंचवर्षीय योजना नहीं चलती क्योंकि ये योजना आयोग चलाता था, योजना आयोग अब बंद हो चुका है, उसकी जगह नीति आयोग हो गया है। अब योजना आयोग ही आपका नीति आयोग बन गया है, नीति आयोग। तो पहले योजना आयोग हुआ करता था, तो उस समय थर्ड योजना आयोग पंचवर्षीय योजना चला करती थी जब पहली हरित क्रांति हुई थी आपकी। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? नाम बहुत ध्यान से याद रखिएगा, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग, ये हैं विश्व में हरित क्रांति के जनक। अमेरिकन थे। ये अमेरिकन थे, लेकिन मेनली काम कहाँ किया इन्होंने? मैक्सिको में। और इनकी प्रयोगशाला भी मैक्सिको में ही थी, जहाँ पे वो बीज की उन्नत किस्म उगाई जा रही थी।
भारत ने इनको पद्म विभूषण दे रखा है 2006 में। नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग को पद्म विभूषण मिला हुआ है। ठीक है। हरित क्रांति में एक नुकसान हुआ कि खाद्यान्न तो बढ़ गए, गेहूं चावल वगैरह की पैदावार तो बढ़ गई, लेकिन तिलहन घट गया और दलहन घट गया। मतलब दालों वगैरह की जो पैदावार थी वो घट गई। जैसे अरहर, चना, ये सब दालें थी, इनकी पैदावार, क्योंकि मेन फोकस किस पे चला गया, खाद्यान्नों पे चला गया, गेहूं चावल बाजरा इन पे चला गया मेन। तो तिलहन, और तो ये एक थोड़ा सा नुकसान हुआ इसके रिस्पेक्ट में। ठीक है ना। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? एम एस स्वामीनाथन, ये लगभग सबको याद होगा। श्वेत क्रांति के जनक कौन है? वर्गीस कुरियन। ये पेपर में सब क्वेश्चन आ गए हैं, अभी रिसेंट आया है आपका 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं। हरित क्रांति भी आया है अभी रिसेंट में, पीसीएस वाला जो पेपर हुआ था, मैचिंग करानी थी कि कौन किस क्रांति का है, तो उसमें मैचिंग करानी थी, कौन सा सही नहीं है, इस तरह से कुछ था। नीली क्रांति के जनक कौन है? हीरालाल चौधरी। तो आपको ध्यान रखना, ये 3-4 नाम आपको जरूर ध्यान रखने हैं। नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग, और फिर भारत में जो है स्वामीनाथन, दूध के लिए वर्गीस कुरियन है, और हमारे नीली के लिए जो मत्स्य से रिलेटेड था वो हीरालाल चौधरी हैं। भारत में सबसे ज्यादा भूमि पर किस फसल की खेती की जाती है? चावल की खेती की जाती है। मतलब अगर पूरे क्षेत्रफल में देखें भारत के, तो सबसे ज्यादा किस फसल की पैदावार होती है हमारे यहाँ? तो चावल होता है। हरित क्रांति का केंद्र यूपी में क्या था? शामली था। ये छोटे छोटे पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन बनता ही बनता है। अब इसमें आपको ये याद करने होंगे, हो सकता है एक बार में याद ना हो तो बार बार पढ़िएगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये ऐसे पूछा जाता है, कोई भी फसल दे दी जाएगी और पूछेगा कि इसमें से किस राज्य में होता है, और या तो ये पूछेगा कि राज्य दे देगा और कौन सी फसल उस राज्य में होती है। रिवर्स ऑर्डर में भी हो सकता है, सामने सामने भी हो सकता है। जैसे हमने कहा केसर की पैदावार कहाँ पे सबसे ज्यादा होती है, तो केसर की पैदावार सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर में होती है। वो भी कहाँ? श्रीनगर जगह पड़ता है, पंपपोर। पम्मपोर एक जगह पड़ती है श्रीनगर में, जो जम्मू कश्मीर का ही पार्ट है, वहां पर केसर ज्यादा होता है। आप इसको अगर नहीं भी याद रखते हैं तो कम से कम जम्मू कश्मीर याद रखिएगा, क्योंकि ज्यादातर ये ना मिलेगा, तो आपको जम्मू कश्मीर जरूर देगा वो। दूसरा, यूपी किस चीज के लिए जाना जाता है? तो यूपी में गेहूं और गन्ना बहुत ज्यादा होता है। गेहूं तो काफी है हमारे यहाँ, फिर गन्ना आपका, और दूध और आलू, ये 4 मेन क्षेत्र हैं जिसमें यूपी आगे है। आगे का मतलब बहुत ज्यादा पैदावार होती है। तो ये 4 फसलें जो है हमारी, दूध वगैरह का डेयरी जो उद्योग है वो बहुत ज्यादा यूपी में। आलू की जो पैदावार है वो सबसे ज्यादा हम लोग के यहाँ यूपी में देखने को मिल जाती है। गेहूं और गन्ना, गेहूं में तो नंबर 1 है ही यूपी। ठीक है ना, गेहूं पैदावार करने में चल रहा है। वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में जूट, ये आप लोग को जहां तक पता भी होगा। देखिए, जिसके उसमें ब्रैकेट लगा दिया हमने, ये जो ब्रैकेट लगाए हुए हैं ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं, डायरेक्ट पूछे गए क्वेश्चन है ये। इवन आपका गेहूं वाला भी आया हुआ है, गेहूं और गन्ना दोनों पूछा गया है। तो ये जो मेन हमने ब्रैकेट में रखा हुआ है सर्कल में, वो एग्जाम के क्वेश्चन है, उन्होंने डायरेक्ट पूछा हुआ है ये कहाँ होता है। तो जूट जो है वो आपका पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में हमें चावल भी देखने को मिलता है। दूसरा, किसको ब्राउन पेपर कहते हैं? ब्राउन पेपर जूट को ही कहा जाता है। ये भी पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। और भारत जूट उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा जूट उत्पादन कहाँ या किस देश में होता है, तो वो भारत में होता है। राज्य कौन सा? वेस्ट बंगाल। चाय उत्पादन में सबसे ज्यादा सबको पता है, असम है, लेकिन यहाँ पे हमने क्रम दे दिया है, कभी कभी 2-3 राज्यों के नाम आ जाते हैं। सबसे पहले असम, सबसे ज्यादा उत्पादन असम में होता है। दूसरे नंबर पे वेस्ट बंगाल आता है, पश्चिम बंगाल, जैसे दार्जिलिंग वगैरह जो एरिया पड़ते हैं वो सब उधर चाय बागान वगैरह हो जाते हैं। तमिलनाडु तीसरे नंबर पे है। चौथे पे केरल है, और 5वें पे कर्नाटक है। यानी कि चाय के लिए आप 5 स्थान तक याद रख सकते हैं। वैसे एक सबसे पहला पॉइंट है आसाम, इसको याद रखना ही है। चाय उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? वो आसाम है। ठीक है। सर गेहूं के लिए पंजाब बोलेंगे नहीं, जब ये क्वेश्चन आएगा कि गेहूं में कई ऑप्शन होंगे और उसमें कहेगा कि सबसे ज्यादा क्या गेहूं में पैदा होता है, तो गेहूं कहा जाता है। यूपी में सबसे ज्यादा, यूपी में क्या पैदा होता है? तो गेहूं। हमने यूपी के रिस्पेक्ट में बताया है कि सबसे ज्यादा गेहूं यूपी के रिस्पेक्ट में। मतलब अगर हमें 3-4 ऑप्शन मिल गए, गेहूं, गन्ना, आलू, कपास, मतलब इस तरह से मिल गया, और पूछा गया कि गेहूं के मतलब यूपी में किस वाली फसल की पैदावार ज्यादा है, तो गेहूं कहा जाता है, गेहूं और गन्ना। ये इस तरह से। पंजाब वाला तो पूरे उसमें देखा जाता है।
एमपी सबसे ज्यादा दालें पैदा करता है। एमपी सबसे ज्यादा क्या पैदा करता है? दालें। दलहन और तिलहन ये सबसे ज्यादा एमपी में होते हैं। दलहन और तिलहन, इसमें ये आपका नंबर 1 मान सकते हैं एमपी को। जो दालें, दलहन मतलब दाल और तिलहन मतलब तिल, जो तेल वगैरह निकाले जाते हैं, जैसे सरसों, तीसी, जिनसे तेल निकाला जाता है वो सब तिलहन होते हैं। दालें जैसे मटर, मटर की दाल हो गई, अरहर हो गई, मूंग की दाल हो गई, इस तरह से। तो सबसे अधिक दालें जो होती हैं वो हमारी एमपी में। तो ये भी ध्यान रखना है कि दालों में कौन सबसे आगे है या तिलहन में कौन सबसे आगे है, तो वो एमपी है। चाय में कौन है? असम है। केसर में कौन है? जम्मू कश्मीर है। गेहूं, गन्ना, आलू में कौन है? यूपी है। और यूपी में सबसे ज्यादा आपका मतलब सभी फसल में गेहूं गन्ना देखने को मिलता है। जूट पश्चिम बंगाल में, और भारत नंबर 1 जूट में ही है। तो ये कुछ पॉइंट्स जो इसमें हैं। आगे कुछ राज्य दिए गए हैं। सरसों सबसे ज्यादा कहाँ होती है? राजस्थान में होती है। गुजरात में सबसे ज्यादा क्या होता है? कपास और मूंगफली, जिसके लिए गुजरात जाना जाता है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा क्या देखने को मिलता है? प्याज देखने को मिलता है, अंगूर देखने को मिलता है, आम और अरहर। देखो जो ब्रैकेट में लगाए हैं वो क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम के हैं, पहले भी बता चुका हूँ कि अगर महाराष्ट्र से कोई क्वेश्चन आया था तो उन्होंने प्याज पूछी थी और अंगूर, ये 2 क्वेश्चन एग्जाम पे आ चुके हैं। नासिक जो जिला पड़ता है आपका, नासिक क्षेत्र पड़ता है, वहां पर सबसे ज्यादा होती है प्याज। नासिक में प्याज और अंगूर दोनों चीजें हमें वहां पे देखने को मिलती है। इसके अलावा आम की पैदावार भी अच्छी खासी होती है, अरहर भी अच्छा खासा होता है। तो इन सब चीजों में आपका महाराष्ट्र आगे है। कर्नाटक कॉफी के लिए बहुत फेमस है। कॉफी की अगर पैदावार पूछी जाएगी, कॉफी की पैदावार सबसे ज्यादा कहाँ होती है? कॉफी की पैदावार सबसे ज्यादा कर्नाटक में ही होती है। और यहाँ पर एक स्थान है कुर्ग जिला, जहाँ पर कॉफी अनुसंधान केंद्र भी है। तो रिसर्च सेंटर जो कॉफी का है वो आपका कर्नाटक में ही है, जिला पड़ता है कुर्ग। ठीक है, तो ये सब आपका कर्नाटक के लिए ही सब बता रहे हैं। इसमें रेशम की भी पैदावार होती है, सनफ्लावर, सूरजमुखी, ये सब आपका कर्नाटक में देखने को मिलता है। लेकिन अगर पूछा कि कॉफी में कौन आगे है, तो आप कर्नाटक का ही नाम लेंगे। कॉफी में कर्नाटक आगे है, और वहां पर एक कॉफी अनुसंधान केंद्र भी बना हुआ है। ठीक है। लाख का उत्पादन कहाँ सबसे ज्यादा होता है? तो लाख का उत्पादन 4 राज्य हमने दिया आपको क्रम से। सबसे ज्यादा झारखंड में होता है, दूसरा छत्तीसगढ़ में होता है, तीसरा वेस्ट बंगाल में, और चौथा महाराष्ट्र में। ये 4 वो राज्य हैं जहाँ पे लाख का उत्पादन ज्यादा होता है। मतलब झारखंड, उसी के नीचे आप देखिए छत्तीसगढ़। आप उधर जाते हैं झारखंड के जब उस साइड, तो पश्चिम बंगाल पड़ जाता है। ठीक है, तो झारखंड के बगल में आप उधर पश्चिम बंगाल समझ लीजिए, इधर छत्तीसगढ़ के बगल में आपका महाराष्ट्र जो ऊपर लगता है। केरल, केरल हर कोई जानता है, गरम मसालों के लिए बहुत फेमस है, गरम मसालों के लिए। इसके अलावा इलायची, क्यों? कार्डमम की पहाड़ियां हैं यहाँ पे। कार्डमम जिसको इलायची पहाड़ी कहते हैं, वो केरल में ही है। 70% जो इलायची का उत्पादन है वो केरल करता है, 20% में कर्नाटक करता है, और 20% में आपके अलग जो भी होते हैं, तमिलनाडु वमिलनाडु, वो सब करते हैं। इसके अलावा आपका काजू बहुत अच्छा होता है आपका यहाँ पे पैदावार, नारियल, प्राकृतिक रबड़, काली मिर्च, अदरक, सुपारी और कॉफी। कॉफी यहाँ भी होता है, लेकिन नंबर 1 कर्नाटक है। तो अगर पूछेगा कि इलायची में कौन नंबर 1 है आपका, तो केरल ही कहा जाएगा। इसके अलावा नारियल होता ही है, सबको पता ही है वहाँ पे। काजू, प्राकृतिक रबड़, ये सब भी होता है। गरम मसाले कर लोगे तो सिंपल सब कुछ आ गया। विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक कौन है इलायची का? ग्वाटेमाला है विश्व में सबसे ज्यादा बड़ा उत्पादक। किसका? इलायची का। आंध्र प्रदेश में किसकी खेती होती है? हल्दी की, तंबाकू की, मक्का, झींगा मछली। आपको बताया था कि झींगा मछली का राजधानी किसको कहा जाता है? नेल्लोर, जो आंध्र प्रदेश पड़ता है। ये पहली शीट में क्वेश्चन बताया था आपको। ठीक है, और नेल्लोर वगैरह आपका ये आंध्र प्रदेश में पड़ जाता है। तंबाकू पूछा गया क्वेश्चन है, तंबाकू की पैदावार कहाँ सबसे ज्यादा होती है? तो ये तंबाकू की पैदावार सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश में होती है। ये क्वेश्चन किया गया है आपसे पेपर में। इवन मक्का भी आप धर्म याद रखिएगा इसके साथ ही। भारत का चावल का कटोरा, कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। अब देखिए, भारत के चावल का कटोरा अलग अलग मिलता है। जैसे आप कहेंगे कि केरल के धान का कटोरा किसे कहते हैं? केरल के किस क्षेत्र को धान का कटोरा कहते हैं? अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो कुट्टानाड होगा। अगर वो सीधे देश का ना पूछे, वो सीधे कहे कि जो दक्षिण भारत है, ठीक है, केरल,
तो केरल में कौन सी ऐसी जगह है जहाँ जिसको हम लोग भात का कटोरा बोलते हैं? तो कुट्टानाड, ठीक है, कुट्टानाड बोलते हैं। और वैसे आप समझ गए कि जो डेल्टा स्थान होते हैं वो सब आपके होते हैं चावल का कटोरा। तो भारत का चावल का कटोरा हम लोग को, अगर भारत का बोलता है तो आप एक प्रकार से कर सकते हैं। तमिलनाडु का भी आंसर आता है, ऑप्शन के हिसाब से देखना पड़ता है। मात्र सबसे ज्यादा कहाँ होगी? आंध्र प्रदेश में होगी। फसल 3 प्रकार की होती है, सबको पता है, ये थोड़ा सा आइडिया आपको होगा। खाद्यान्न फसलें सर्दी वाली, बरसात में कौन सी होती है? खरीफ, और गर्मी में कौन होती है? जायद। कहने का मतलब आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, 3 प्रकार से फसल की जाती है, उसमें भी कुछ गर्मी ऋतु में होते हैं, कुछ बरसात में, कुछ ठंडियों में। गर्मी ऋतु का कौन सा है? गर्मी ऋतु का इधर जाए तो बात करते हैं, पहले सर्दी का देखते हैं। सर्दी का जब मौसम आता है 15 सितंबर के बाद का जब रीजन देखा जाता है, तो आपके रबी की फसल बोई जाती है। रबी की फसल की बुआई अक्टूबर नवंबर में होती है, कटाई मार्च अप्रैल में होती है, यानी कि मार्च अप्रैल तक ये कटाई हो जाती है। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? गेहूं है, सरसों है, मटर है, चना है, जौ है, अलसी है, मसूर है, आलू है, और गेहूं। गन्ना में यूपी प्रथम के लिए मध्यम ताप 10 से 25 डिग्री सेल्सियस, और वर्षा बहुत कम चाहिए, 50 से 70 सेंटीमीटर। गेहूं के लिए कौन सी वर्षा सबसे अधिक उपयुक्त होती है? पश्चिम विक्षोभ जो होता है, पश्चिम विक्षोभ से होने वाली वर्षा सबसे अधिक उपयुक्त है रबी की फसल के लिए। अरे हम पश्चिमी विक्षोभ आपको क्लियर कर देंगे। तो ये तो बात हुई सर्दी हुई, जो अक्टूबर नवंबर आप देख रहे हैं। खरीफ की फसल बरसात में बोई जाती है, यानी कि आप खरीफ की फसल चालू हो जाएगी जुलाई से। तो जून जुलाई से आपका स्टार्ट हो जाता है बुआई इसका, और कटाई जो शुरू होती है वो अक्टूबर नवंबर में होती है। अक्टूबर नवंबर दिसंबर इस समय होती है। इसके एग्जाम्पल आप ध्यान रख सकते हैं, धान है, सोयाबीन है, मूंग, उड़द, जूट, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर, तिल, गन्ना। गन्ना दोनों जगह है, और ये उग भी जाता है। कपास और मूंगफली, लोबिया, लोबिया की सब्जी बनती है आपकी। अब इन दोनों के बीच में जो समय बचा उसे कहते हैं जायद फसल, जो उसमें होती है वो गर्मी में होता है। मार्च से जुलाई तक ये चलता है। जायद फसलें जैसे ककड़ी हो गई, खीरा हो गया, अब ये सब सब जायद वगैरह में आ जाएंगे। तरबूज हो गया, खीरा, ककड़ी, भिंडी, और ठीक है। नकदी फसल किसे कहते हैं? नकदी फसल जो पैसा कमाने के लिए किया जाता है। देखो हमने बोला कि भारत की जो कृषि है मुख्यतः जीविकोपार्जन के लिए है, लेकिन कुछ फसल हैं जो कमर्शियली उगाए जाते हैं, मतलब पैसा प्राप्त करने के लिए, ठीक है ना। गन्ना जो चीनी के बनाने में काम आ जाता है, कपास, जूट, तंबाकू, तिलहन, रबर, गरम मसाले, सब नकदी फसल है। मतलब नकदी फसल का मतलब है जिससे हम लोग प्रॉफिट कमाए। नीचे आपका ये लिखा हुआ है कि जो
ठीक है, तो हम लोगों ने स्टूडेंट्स यहाँ तक देख लिया था आपका। देखिए एक बार फिर से देख लीजिए, जिससे थोड़ी सी जल्दी से चीजें क्लियर हो जाए। भारत की कृषि को कैसा समझा जाता है? जीविकोपार्जन का साधन समझा जाता है। कौन सी दो संस्थाएं जो हमारे लिए कृषि के क्षेत्र में विकास करती हैं? आरआरबी और नाबार्ड करती हैं। कितने प्रतिशत जनसंख्या हमारी कृषि पर निर्भर है? 65% है। ठीक है, पहला विश्वविद्यालय कौन सा हमारा है? तो हमारा उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय 1960 में, जो 17 नवंबर 1960 में आया, लेकिन अब उसका नाम गोविंद बल्लभ पंत है, जो अब उत्तराखंड में पड़ता है। सोपान कृषि क्या होती है? जो पहाड़ों पर ढालों में की जाती है। मिश्रित कृषि क्या होती है? जिसमें पशुपालन भी साथ में किया जाए। झूमिंग कृषि नॉर्थ ईस्ट की तरफ किया जाता है, जो एक कल्टीवेशन है स्थानांतरित शिफ्टिंग वाला। ठीक है, इसके अलावा दक्षिण भारत में वो कौन से एरिया हैं जहाँ पर खेती ज़्यादा होती है? तो तमिलनाडु के क्षेत्र हैं, जो कृष्णा गोदावरी डेल्टा का क्षेत्र पड़ता है वो है। गुजरात में सूरत जो है तटीय इलाका उधर पड़ता है आपका, कोल्हापुर सतारा, ये महाराष्ट्र में, यहाँ अच्छी खासी खेती देखने को मिलती है। नेटवर्क खत्म है क्या सर? खराब है? हाँ, नेटवर्क थोड़ा सा इशू है। भारत में बहुत ज्यादा मात्रा में हम लोग कृषि उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं, उसके रीजन कई सारे बताए हमने। हम लोग मॉडर्न तकनीक यूज नहीं कर पा रहे हैं, पीछे की तकनीक यूज कर रहे हैं, पैसा पर्याप्त नहीं मिल पा रहा है सही तरीके से। और मान लो हम कर भी लेते हैं तो हमें व्यापार करने के लिए, उसको पहुंचाने के लिए मंडियों तक सुविधाएं नहीं है। हमें उतने जिस हिसाब से पैसा मिलना चाहिए उसको, वो नहीं मिल पा रहा। ठीक है, और ज्यादातर किसानों के पास बहुत बड़े खेत नहीं है। इंद्रधनुषी क्रांति क्या होता है? इंद्रधनुषी क्रांति 2000 में शुरू किया गया था, जिसमें सभी प्रकार की क्रांति को शामिल किया गया है। हरित क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? खाद्यान्न से। श्वेत किससे संबंधित है? दूध से। नीली मछली से। पीली तिलहन से। सुनहरी जूट से। गोल आलू से। सिल्वर फाइबर किससे? कपास से है। लाल किससे? मीट और टमाटर से। गुलाबी किससे? प्याज से है। काला पेट्रोलियम से है। ग्रे रिवोल्यूशन आपका फर्टिलाइजर से है। और जो रजत है सिल्वर, वो अंडे से है। और भारत की रोटी की टोकरी पंजाब को कहते हैं। ऑपरेशन फ्लड दूध से रिलेटेड था आपका। हरित क्रांति 3 चरणों में शुरू हुआ। पहली क्रांति जब देखने को मिलती है तो 1966 से 81 तक चला। 3 क्षेत्रों को सिलेक्ट किया गया, हरियाणा, पंजाब और यूपी का शामली जिला। विश्व में जो इसके फादर है वो आपके नॉर्मन बोरलॉग हैं, लेकिन भारत में जो है वो स्वामीनाथन है। दूसरी जो क्रांति चली उसको हम लोगों ने सदाबहार क्रांति कहा, और इसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड बीजों का प्रयोग किया गया था। पहली हरित क्रांति जब चली तो उसमें सबसे बड़ा बेनिफिट क्या देखने को मिला? जो खाद्यान्न है, गेहूं वगैरह, गेहूं जो मैक्सिकन गेहूं की प्रजाति यूज की गई थी, उसकी पैदावार बहुत ज्यादा बढ़ गई। लेकिन क्या नुकसान हुआ? तिलहन और दलहन घट गए। ठीक है ना? इस तरह से हम लोगों ने देखा। श्वेत क्रांति के जनक कौन है? आपके वर्गीस कुरियन। नीली क्रांति के जनक कौन है? आपके हीरालाल चौधरी। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पे कौन सी फसल उगाई जाती है? चावल। अगर हम देखते हैं कि क्षेत्र में केसर कहाँ होता है? जम्मू कश्मीर में। जूट कहाँ ज्यादा होता है? पश्चिम बंगाल में। गेहूं, गन्ना, गन्ना में यूपी प्रथम हो गया है। गेहूं, गन्ना, आलू और दूध, इन सब में आपका ये देखने को मिलता है कि भारत भी सबसे ज्यादा मतलब जो उत्पादन करता है वो जूट का कर लेता है। असम में सबसे ज्यादा क्या होती है? चाय। चाय असम में ज्यादा है, लेकिन दूसरे नंबर पे अगर देखो असम के बाद तो पश्चिम बंगाल आता है, तमिलनाडु आता है, फिर केरल और फिर कर्नाटक आता है। तो आपको ध्यान रखना है, कम एटलीस्ट 3 प्लेस तो याद रखे जाते हैं अगर ऐसा कुछ है। तो केरल आप सीधा सीधा याद कर लेंगे, फिर उसी के और इधर आइए पश्चिम बंगाल, और फिर नीचे चले जाइए तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। इस तरह से आपको ध्यान रखना होता है। एमपी में दालें बहुत होती हैं, दलहन तिलहन वगैरह ये होता है। लेकिन राजस्थान जो देश सॉरी राज्य पड़ता है राजस्थान, वहाँ पर सबसे ज्यादा सरसों यानी कि सरसों की फसल ज्यादा होती है। गुजरात में देखेंगे तो कपास और मूंगफली बहुत पैदावार करता है। महाराष्ट्र में आपका प्याज बहुत ज्यादा होता है, अंगूर, ये सब नासिक जिले में होते हैं। कर्नाटक नंबर 1 देखें तो कॉफी में है, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर रेशम भी मिलता है और हमें सनफ्लावर सूरजमुखी भी मिलता है। कॉफी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर? तो कर्नाटक के वही कुर्ग जिले में ही है। केरल में बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होता है? तो गरम मसाले बहुत ज्यादा मात्रा में पैदा किए जाते हैं। इलायची पैदावार अच्छी खासी होती है, रबड़ की होती है, काजू की होती है। तो ये सब जो है आपके वो केरल के लिए है। लेकिन अगर ये पूछे कि विश्व में इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक कौन, तो आपका ग्वाटेमाला कहा जाता है। तंबाकू के लिए कौन सा राज्य ज्यादा फेमस है पैदावार के लिए? तो आंध्र प्रदेश। तंबाकू के लिए कौन सबसे आगे है? तो आंध्र प्रदेश। झींगा मछली की राजधानी किसको कहा जाता है? नेल्लोर को कहा जाता है। कहाँ पड़ता है आपका ये?
आंध्र प्रदेश। झींगा मछली की राजधानी नेल्लोर कहते हैं, जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। फसलों के बारे में बताया था हमने, जनरली 3 से 4 फसल बताई थी। पहली फसल हम आपको बताए हैं चावल वाली, नहीं, एक गेहूं वाली पहले बताई, जिसको रबी की फसल कहते हैं, जो सर्दी के मौसम में आपका शुरू हो जाता है। बुआई कब से कब तक चलती है? अक्टूबर से नवंबर, और कटाई हो जाती है मार्च अप्रैल, मतलब अगली गर्मी में जाकर के। ठीक है, क्योंकि ये सर्दी की फसल है, तो शुरुआत ही आपकी अक्टूबर नवंबर में आपकी इसकी हो जाती है। कई सारे नाम लिखे थे, वो आप ध्यान दीजिएगा। गेहूं के लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर नहीं चाहिए, 10 से 25 डिग्री ओनली। क्लियर? खरीफ की फसल बरसात में बोई जाती है, जो इस समय आप जुलाई आते आते सब चालू हो जाएगा आपका। तो जून और जुलाई वो मंथ है जिसमें खरीफ की फसल बोई जाती है। काटी कब जाएगी? तो अवश्य अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। एग्जाम्पल में कौन कौन है? धान है, सोयाबीन है, मूंग, उड़द, जूट, ज्वार, बाजरा, मक्का। अब ये सब आप याद कर सकते हैं, क्योंकि अब याद करोगे तभी हो पाएगा। जायद फसलें वो जो ग्रीष्म इन दोनों के बीच में जो आती है, जायद की फसल मार्च से जुलाई तक खुला रहेगा। मतलब जो जायद फसल का मतलब मेन टाइम है। जैसे अगर हमने कहा यहाँ पे कि जून जुलाई, भाई असल में जायद फसल कब होती है? ये वो सब होते हैं, ककड़ी, खीरा। आप देखिए गर्मी में होते हैं, मतलब ये दोनों के पॉइंट होते हैं। ककड़ी, खीरा वगैरह हो जाता है, तरबूज हो जाता है आपका। नकदी फसल आपको बता चुके। हो गया? क्या ये तीनों में क्लियर हुआ? खरीफ, रबी, जायद और नगद। नकदी फसलें भी तो बता दिया। तो अब इसमें ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं, गर्मी के मौसम में कौन सी फसल आती है, सर्दी में कौन आती है, बरसात में कौन आती है। तो आपको अब ये डायरेक्ट याद रखना होगा कि सर्दी की फसल कौन है। रबी, खरीफ, जायद, नकदी ऑप्शन होते हैं। तो आप समझ जाएंगे कि सर्दी के मौसम जब आता है तो कौन सी फसल लगाई जाती है। सर्दी के मौसम में ठंडी जब उधर शुरू होती है तो रबी की फसल। और खरीफ की कब लगाई जाती है? ये बरसात वाले मौसम में, जब पानी अच्छा खासा बारिश होने लग जाएगी जुलाई उलाई में, तो आपको बढ़िया खरीफ की लगाई जाएगी, चावल वगैरह। जायद की फसल दोनों के बीच में होती है, मार्च से जुलाई, जो ककड़ी, खीरा, तरबूज ये सब मिलने लग जाते हैं, सब जायद की फसल होती है। और नकदी मिलनी वो फसल होती है जो व्यापारिक तरीके से बनाई जाती है, मतलब व्यापारिक तरीके से उगाई जाती हैं, ताकि हम उसको बेचकर पैसा कमा सकें। तो नकदी ऐसे में बहुत सारी आती है, कपास आती है, गन्ना आता है, जूट का उत्पादन किया जाता है। ठीक है ना? गरम मसाले वगैरह, क्योंकि केरल के गरम मसाले बाहर भेजे जाते हैं। चावल के लिए थोड़ा सा, दोनों के लिए अगर पॉइंट देखोगे ना, देखो गेहूं के लिए जहां 10 से 25 डिग्री चाहिए, वहीं चावल के लिए 25 डिग्री से ज्यादा चाहिए। यहाँ 10 से 25 डिग्री चाहिए गेहूं के लिए, लेकिन यहाँ 25 से ज्यादा चाहिए। यहाँ वर्षा 50 से 70 सेंटीमीटर के आसपास चाहिए, लेकिन यहाँ 100 से ज्यादा चाहिए। मतलब चावल ऐसे स्थानों पर ज्यादा होता है जहाँ बढ़िया बारिश होती हो। आप जानते होंगे चावल या धान की खेती जब की जाती है, फसल लगाई जाती है, पानी डाल दिया जाता है पूरे खेत में कि उसको चाहिए। तो ये ऐसे स्थान पे ज्यादातर किया जाता है जहाँ वर्षा की मात्रा बढ़िया ज्यादा होती है, ताकि कमी न हो। कृषि कितने प्रकार की होती है? ये बहुत आसान है, अब इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, बस एक एक बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। हमने कहा जीवन निर्वाह, भारत की खेती जीवन निर्वाह है। मिश्रित क्या है? ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए कृषि के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है, दोनों। द्विफसली, 2 फसल एक साथ उगाए जाते हैं। कभी कभी आप देखिए एक ही खेत में वो 2 फसल डाल दी जाती है, उगा लिए जाते हैं। गाँव में कई बार करते हैं किसान। एक एक की जड़ लेकिन कम गहरी होनी चाहिए, एक कम पानी सोखता हो। लेकिन दूसरा जो आप उगा रहे हैं उसकी जड़ ज्यादा गहरी हो और ज्यादा पानी सोखता हो, इसका बैलेंस देखा जाता है। मतलब दोनों फसल अगर आपको एक साथ उगानी है तो इसका ध्यान रखना होगा, एक ऐसी फसल वहां पर हो जो जड़ ज्यादा गहरी जाती हो और पानी ज्यादा लेता हो, तो दूसरी ऐसी होनी चाहिए कि जो कम गहराई जाए और कम पानी सोखे। दोनों ज्यादा गहराई वाला कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर एक की पैदावार पे असर पड़ जाएगा। तो ये एक पेयर लेके चला जाता है, जो ध्यान रखते हैं द्विफसली में।
ड्रॉप फार्मिंग देखो ये फूलों वगैरह के लिए किया जाता है। आपने देखा होगा कई बार खेत में वो स्प्रिंकलिंग टाइप का छिड़काव वाला पानी छिड़काव करके होता है, जगह जगह पूरा फैला होता है और पाइप के थ्रू रहता है, पानी छिड़काव होता है, फुहारा। तो वो जो खेती की जाती है उसे बोले जाते हैं हम लोग ड्रॉप फार्मिंग। इसका प्रयोग फूलों की खेती के लिए किया जाता है, फुहारों वाली सिंचाई की जाती है। खेत में वैसे नहीं डाला जाता पाइप लगा के, फुहार टाइप से जगह जगह से। अब तो ये काफी प्रचलित हो गया है ड्रॉप फार्मिंग। झूम कृषि आपको बता ही दिया था, पूर्वोत्तर राज्यों में होता है, और सोपान बताया था पहाड़ी ढालों पे होता है। नकदी फसलें वो जो पैसा कमाने के लिए बोई जाए, हमने आपको समझाया। अब इसमें थोड़ा सा डिटेल दे रखा है। गन्ना नकदी फसल में जन्म स्थान भारत है, खपत की दृष्टि से प्रथम है, उत्पादन में यूपी प्रथम है, 45% उत्पादन अकेले यूपी करता है, महाराष्ट्र दूसरा है। भारत का ब्राजील के बाद सेकेंड प्लेस है उत्पादन में, यानी कि जो गन्ने का उत्पादन है वो सबसे ज्यादा ब्राजील में होता है। सर झूम कोई फसल है? झूम कोई फसल नहीं है, झूम एक तरीका है। फसल उगाया जा रहा है उसको जब आप उस तरीके से उगाते हैं, क्योंकि पहाड़ी स्थानों पे जंगलों में मैदान नहीं है, खेत नहीं है, वहां घने जंगल है, उनको काटा जाता है, जलाया जाता है, फिर उसको खेत बनाया जाता है, उस खेत में फिर अपनी फसल उगाई जाती है। तो झूम कृषि का मतलब तरीका है ये फसल उगाने का, कल्टीवेशन। ठीक है, ये झूम नाम का कोई फसल नहीं है, तरीका है वो। तो गन्ने में सबसे आगे कौन है? गन्ने में सबसे आगे ब्राजील है। भारत में है, चाय के नशेड़ी सबसे ज्यादा भारत में है। ठीक है, सोते उठते बस चाय चाहिए, वो तो उत्पादन, उत्पादन जो है वो चाइना में है, और हम लोग पीने वाले बहुत हैं। अच्छा, पीने वाले जनसंख्या भी है, हर घर में सब कोई लगभग चाय पी ही रहा है। ठीक है ना ये। तो असम फर्स्ट प्लेस है, लेकिन वेस्ट बंगाल दूसरा, हमने बताया भी था आपको ये पीछे। इसमें एक थीम पदार्थ होता है जो थकान को दूर करता है, इसलिए कई बार लोग जब टेंस होते हैं, सर दर्द या सब होता है, चाय पी लेते हैं, अच्छा लग रहा है थोड़ा सा। तो चाय में थीन नामक होता है जो थकान दूर करता है, लेकिन कैफीन भी होता है जो नशा भी करता है। तो कैफीन होने की वजह से वो आपको एक आदी बना देता है चाय का। तो चाय भी एक नशा है। ठीक है। चाय का निर्यात सबसे ज्यादा कौन करता है? श्रीलंका करता है। चाय का निर्यात सबसे ज्यादा श्रीलंका करता है। 3 पॉइंट बताए। पहला प्लेस चीन का है, दूसरा प्लेस हमारा भारत का रहता है, लेकिन हम उत्पादन में पहले नहीं है, खपत में पहले हैं, और निर्यात में श्रीलंका ज्यादा है। सब अलग अलग है। ठीक है ना। कहवा कॉफी को कहा जाता है, कहवा कॉफी को क्या कहा जाता है? और कहवा की प्राप्ति बीज से होती है, सबको पता है, वो बीज होता है कहवा। इसमें कैफीन पाया जाता है। सबसे ज्यादा कहाँ होता है? कर्नाटक में, और कॉफी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कुर्ग में, पीछे बताए हैं। कपास की प्राप्ति भी बीज से होती है, जिसको व्हाइट फाइबर कहा जाता है। सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है? गुजरात करता है, बताया था। कपास और सोयाबीन गुजरात में सबसे ज्यादा होता है। दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ये सब लिखे गए हैं, ये याद रखना ही पड़ेगा। पटसन या जूट पौधों के तने से प्राप्त होता है, ये गोल्डन फाइबर बोलते हैं, और सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में होता है, और भारत नंबर 1 है। अब ये सब याद करने की पॉइंट है, ठीक है ना। अब ये कोई टेक, इसमें कोई सिद्धांत नहीं है। अब ये एक रटाफिकेशन वाला पॉइंट है। ये कुछ ऐसा है। अच्छा, ये छोटे मोटे एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं लोग, बड़े एग्जाम में तो नहीं, लेकिन छोटे मोटे 10+2 वाला हो गया, एसएससी में भी पूछा जा सकता है डायरेक्ट फैक्ट बेस। पूछ ही लिया, ज्वार का जन्म स्थान कहाँ है, मतलब कहाँ से वो ज्वार गया है, तो भारत है। ज्वार का जन्म स्थान भारत है, यहाँ हुआ है। लेकिन बाजरा, बाजरा का जन्म स्थान कहाँ है? अफ्रीका है। गेहूं कहाँ है? एमपी, यानी कि भारत ही है। जौ, चीन का, चीन जन्म स्थान है। मक्का मध्य अमेरिका है, और धान इंडो चाइना। तो ये याद करने वाला पॉइंट है। अब ये हो सकता है कि तुरंत आपको याद ना हो, धीरे धीरे आप इसको याद करते रहिएगा। अब इसमें समझाने के लिए कुछ नहीं है, अब सीधा सीधा ये ऑप्शन होता है, सीधा पूछ लेगा बाजरे का जन्म स्थान कौन सा देश है, कह देगा भैया। जो ये 6 वो लिखे हैं जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है ना। जौ का कौन सा है, जो मेन याद रखते हैं। देखो क्या होता है, जो सबसे ज्यादा चीजें आती है ना उसको पहले याद किया जाता है। मान लो आप ढेर सारा पढ़ रहे हो, और जो आने वाला पेपर में है वो याद ही नहीं किया आपने, कंफ्यूजन में क्रिएट है। इससे बढ़िया कि थोड़ा सा पढ़ो,
लेकिन उसमें से अगर कोई चीज आए वो ना छूटे, वो एकदम सॉलिड पढ़ो ताकि वो क्वेश्चन बनाया जा सके। अब ये नहीं कि हम 20 तो फसल याद कर लिया, 20 फसल का एक को नाम नहीं याद आ रहा, अरे उससे बढ़िया सबसे ज्यादा जो 5-6 हो उसको याद कर लो, उसमें से एक भी आया टिक करके आगे बढ़ जाओगे। फसल और उनके शीर्ष उत्पादक राज्य, जैसे पीछे बताया था हमने, केसर कहाँ सबसे ज्यादा होता है? कश्मीर में। काली मिर्च, ये नंबर के हिसाब से पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा। काली मिर्च सबसे ज्यादा आपकी केरल में होती है, दूसरे नंबर पे कर्नाटक है, तीसरे पे तमिलनाडु है। छोटी इलायची भी केरल में बताया था 70% होती है, कर्नाटक फिर तमिलनाडु। अदरक मेघालय में सबसे ज्यादा होता है, फिर अरुणाचल प्रदेश का नंबर है, फिर सिक्किम का है। जीरा कहाँ ज्यादा होता है? राजस्थान में, फिर दूसरे नंबर पे केरल है। लौंग कहाँ ज्यादा होती है? तमिलनाडु में, और फिर केरल है। मिर्च सबसे ज्यादा कहाँ होती है? आंध्र प्रदेश में, दूसरे में कर्नाटक, तीसरे में वेस्ट बंगाल। और हल्दी सबसे ज्यादा कहाँ होती है? आंध्र प्रदेश। ये वो 8 चीजें लिखी हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं आपके। तो पहले इनको याद करना है, जो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा गया है, कुछ इंपॉर्टेंट है वो तो नाम याद कर लो। मान लो आ गया हल्दी, अब नाम ही याद नहीं आ रहा कि हल्दी में कौन था। एक तो पढ़े होते तो याद आता भाई चलो ठीक है आंध्र प्रदेश है। हमने आपसे कहा जीरा, अब आप कंफ्यूज हैं, जीरा तो ऐसा मसाला होता है, अब ये केरल में ज्यादा होगा, कर्नाटक में ज्यादा होगा, नहीं राजस्थान में ज्यादा है जीरा का उत्पादन। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे केरल आता है। ठीक है, ये कुछ मेन मेन है जो आपको ध्यान रखने होंगे, पढ़ने होते हैं। फल और शीर्ष उत्पादक राज्य, आम सबसे ज्यादा कहाँ? हमारा यूपी। आंधी आती है सब पहुंच जाते हैं पेड़ के नीचे, चलो आम मिलने वाला है। केला सबसे ज्यादा कहाँ होता है? गुजरात में। अंगूर कहाँ होता है? महाराष्ट्र में। अमरूद कहाँ होता है? एमपी में। लीची सबसे ज्यादा कहाँ होती है? बिहार में। कटहल आसाम में। काजू महाराष्ट्र, फिर नंबर केरल का आता है। आंवला सबसे ज्यादा यूपी में। पपीता गुजरात में। अनानास वेस्ट बंगाल में। नारियल तमिलनाडु में। सपोटा एक फल होता है आपका, जब गुजरात में होता है। अखरोट जम्मू कश्मीर में ज्यादा होता है। संतरा महाराष्ट्र में ज्यादा होता है। नींबू जो होते हैं वो आंध्र प्रदेश में ज्यादा देखने को मिलते हैं। और सेब की खेती पहले हिमाचल प्रदेश था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर है। पहले नंबर पे पहले हिमाचल था, लेकिन अब हिमाचल का स्थान जम्मू कश्मीर में ले लिया है। तो अब पैदावार हमारी जम्मू कश्मीर में ज्यादा होती है। तो ये पेज तो पूरा रट्टाफिकेशन है, ये पेज पूरा याद करने वाला है, लर्न करने वाला है। इसमें समझाने के लिए कोई पॉइंट नहीं है, ये केवल लर्न करने वाला है। आपको जन्म स्थान याद करने हैं। ये अब लग रहा होगा सर इतना कैसे याद करेंगे, एक बार में नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा करके याद करेंगे तब होगा। पीछे हमने फसल देखे थे, उत्पादक राज्य देखे थे, ये थोड़ा और डिटेल में है। मतलब वही चीज जो पीछे पढ़े हो वही डिटेल में है थोड़ा। जैसे तंबाकू में हमने आपको बताया था कि आंध्र प्रदेश नंबर 1 है, वहां पर हमने बताया था आपको कि आंध्र प्रदेश नंबर 1 तंबाकू। लेकिन आप देखो तीन तीन स्थान तक दे दिया है। पहले स्थान पे आंध्र प्रदेश है, दूसरे पे गुजरात है, तीसरे कर्नाटक। अगर तीनों नहीं याद हो सकता तो एटलीस्ट एक तो याद करना ही करना है, पहला स्थान जरूर याद करना है जिसमें भी हो। रबड़ में जन्म स्थान ब्राजील है। हमारे देश में जो उत्पादक राज्य है वो केरल सबसे ज्यादा होता है, फिर तमिलनाडु आता है, कर्नाटक आता है, अंडमान निकोबार आता है। दाल में सबसे ज्यादा कौन है? हमारा भारत। और भारत में भी कौन? एमपी। हम उत्पादन में भी प्रथम है, उपभोग में भी प्रथम है दाल में। तिलहन सबसे ज्यादा एमपी में। मक्का सबसे ज्यादा कर्नाटक में, दूसरे नंबर पे एमपी, तीसरे पे बिहार। मक्का में भारत का 7वां स्थान है। बाजरा सबसे ज्यादा राजस्थान में होता है। भारत विश्व में पहले स्थान पर है बाजरे के मामले में। तो जूट में प्रथम हो गया आपका, बाजरे में प्रथम हो गया, दाल में भी प्रथम है। जौ सबसे ज्यादा कहाँ होता है? यूपी में। गेहूं सबसे ज्यादा कहाँ होता है? यूपी में, लेकिन प्रति हेक्टेयर में सर्वाधिक उत्पादक पंजाब है। अब देखो होता क्या है ना, हमारे यहाँ जमीन फसल ज्यादा की जाती है लेकिन वो मात्रा नहीं हो पाती जितनी मात्रा पंजाब की है। पंजाब कम क्षेत्र में ही हमसे ज्यादा उगा लेता है। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास 1 बीघे खेत है और हमने उसमें गेहूं उगाया, और हम वही पंजाब में 1 बीघे में उगाएं, तो पंजाब में वो पैदावार ज्यादा है उस 1 बीघे में। ये मतलब है कि क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाता है तो ज्यादा निकल के आता है पंजाब का।
गेहूं में विश्व में पहला स्थान चीन का है और भारत दूसरे स्थान पर है गेहूं के उत्पादन में। चावल सबसे ज्यादा उत्पादन हमारे वेस्ट बंगाल में होता है। छत्तीसगढ़ चावल का कटोरा है। देखिए अब यहाँ छत्तीसगढ़ भी लिखा है। आपको कृष्णा गोदावरी का डेल्टा भी बोला गया था। दक्षिण भारत का चावल का कटोरा कौन है? वही कृष्णा नदी वाला जो कृष्णा गोदावरी है। जब भारत का पूछा जाता है तो फिर ज्यादातर आंसर आपको छत्तीसगढ़ वगैरह मिलेगा। जब दक्षिण भारत बोलेगा तो कृष्णा नदी है। कभी कभी तमिलनाडु भी मिलता है ऑप्शन में, कभी कभी तमिलनाडु भी मिल जाता है। ठीक है, कि दक्षिण भारत में चावल का कटोरा कौन। लेकिन आपको ध्यान रखना है ऑप्शन के हिसाब से चलना है। तमिलनाडु है तो ठीक है, दोनों अगर हैं तो फिर आप प्रेफर करिएगा कृष्णा गोदावरी वाला। गोल्डन राइस भी बोलते हैं चावल को, एक नाम बोलते हैं गोल्डन राइस। इसमें पर्याप्त एक प्रजाति है चावल की, प्रजाति है गोल्डन राइस। ठीक है, तो बीटा कैरोटीन ये पीडीएफ हम सेंड कर चुके हैं आपको। विटामिन ए की कमी को दूर करने वाला चावल कौन है? गोल्डन राइस। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये एग्जाम का क्वेश्चन था। किस प्रकार का जो राइस है या चावल है जिसमें बीटा कैरोटीन मिलता है और वो हमारे विटामिन ए को दूर करता है। चावल के लिए टेम्परेचर 25 से ज्यादा, वर्षा 125 सेंटीग्रेड 200। ये हम पीछे भी रिपीट किए हैं, तो बार बार रिपीट हो रहा है तो आपको याद हो गया होगा। वो उर्वरक की मात्रा की बात की गई है। अगर आपको फसल उगानी है तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम कितनी मात्रा में लेना होगा? अगर दाल दाल वाली फसलें हैं तो आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम 1:2:2 या फिर 1:3 या फिर 0:1:1, ये तीनों ऑप्शन में थे। बस बदल बदल के, जैसे उन्होंने 1:2:4 कर दिया था, एक ऑप्शन में उन्होंने 1:2:3 कर दिया था, दूसरे में उन्होंने 2:3:4 कर दिया था, ऐसे कर दिया था 0:1:5। तो अब सही कौन सा माना जाएगा? 1:3 माना जाएगा कि दलहन फसलों के लिए हमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम किस मात्रा में चाहिए। रेशम उत्पादन में प्रथम कौन है? चीन है। दूसरा कौन है? भारत है। भारत में रेशम के प्रकार कौन कौन से मिलते हैं? शहतूत, तसर, ईरी और मुगा, 4 प्रकार के मिलते हैं। सर्वाधिक रेशम का उत्पादन कहाँ होता है? कर्नाटक में होता है और आंध्र प्रदेश में होता है। पहले नंबर पर कर्नाटक और फिर दूसरे पे आंध्र प्रदेश आता है। रेशम की प्राप्ति किससे होती है? रेशम का एक कीट होता है। ठीक है, रेशम का एक कीट होता है, उसी की जो इल्ली वाला पार्ट है, इल्ली तीसरी स्टेज होती है उसकी, तो तीसरी स्टेज जो होती है वो इल्ली नाम जाना जाता है, उसी से निकाला जाता है रेशा। रेशम वाला वो निकाला जाता है इल्ली से। बागानी फसलें किसे कहते हैं? जो बागान वगैरह रूप में होती हैं, तो चाय होती है, कॉफी होती है, रबड़, नारियल, सुपारी, ताड़, कोकोआ, काजू, ये सब हमें कहे जाते हैं बागानी फसलें। जो बागान यानी कि पहाड़ी ढालों पर ज्यादा होंगे, ढाल वाले स्थानों पर मिलेंगे आपको, है ना, जहाँ पानी की निकासी की थोड़ी व्यवस्था ठीक ठाक हो, इन जगहों पर मिलते हैं बागानी। तो बागानी फसलें आपको ध्यान रहेंगी। ठीक है, चलिए सामने आइए जरा। आप बताएंगे रेशम उत्पादन में विश्व में सबसे पहला प्रथम स्थान किसका है? रेशम उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? रेशम उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? चीन का है। भारत में कितनी प्रजाति के रेशम पाए जाते हैं? सब लोगों ने वीडियो ओपन नहीं किया है, रोज रोज समझाना पड़ेगा। अभिषेक, शाहीन, अनिल, अमित, आशीष, प्रेशिका, विनय, निधि, अन्नू, सूरज, श्वेता, विनय, हिमतेश, रत्नेश, मनोज, ऋषभ, डॉट फॉर्म, डॉट लगाया हुआ है, नाम है नहीं लिखा है। तुम लोग का पेपर नहीं था क्या आज? डी ट्रिपल एस का?
ठीक है, तो चार है हमारे पास, सहतूत, टसर, ईरी और मूंगा है। रेशम की प्राप्ति रेशम कीट के किस भाग से मिलती है? रेशम की जो प्राप्ति होती है वो किस भाग से मिलती है उसके? इल्ली से। इल्ली। रेशम का अध्ययन क्या कहलाता है? रेशम कीटों से रिलेटेड जो होता है उसका अध्ययन, स्टडी क्या क्या ब्रांच होती है? कौन सा कल्चर होता है? वर्मी कल्चर, विटी कल्चर, सेरी कल्चर, कौन सा कल्चर होता है रेशम से रिलेटेड? पिसी कल्चर। पिसी नहीं होता, सेरी होता है, सेरी कल्चर होता है। सेरी कल्चर होता है। वो कौन सा राइस की वो कौन सी प्रजाति थी जो विटामिन ए की कमी को दूर करती है? वो कौन सा चावल का प्रजाति है जो विटामिन ए की कमी को दूर करता है और उसमें बीटा कैरोटीन मिलता है? और उसमें बीटा कैरोटीन मिलता है। गोल्डन राइस। बहुत आसान पूछ ले क्या? कोई तीन ऐसी फसल बताइए जिसमें भारत नंबर वन है उत्पादन में। ज्वार, जूट और जौ। गेहूं। देखो गेहूं लिख रहे हैं कि गेहूं में कहा नंबर वन है? गेहूं में पहला स्थान चीन का है। गेहूं में पहला स्थान चीन का है। गेहूं गलत आंसर है। बार बार गेहूं कर रहे हो। हम विश्व में पूछ रहे हैं, भारत का नहीं पूछ रहे हैं। विश्व में कौन सा देश है, हमें ये बताना है। अच्छा, भारत पूछ रहे हैं, सही है। भारत किसमें भारत किन तीन फसलों में मतलब बताना है जिसमें वो आगे है? तो गेहूं में आगे थोड़े ना है, गेहूं तो गलत हो गया ना। गेहूं में तो आपका चीन है ना आगे पहला। हमारा दूसरा स्थान है गेहूं में। दो हम बता देते हैं, तीसरा आप बता देना। एक तो जूट है, जिसे पटसन कहते हैं। जूट में भारत नंबर वन है। बाजरे में भारत नंबर वन है। तीसरा आप बताइए। जूट में नंबर वन है और इसमें नंबर वन है बाजरे में। दूध में नंबर वन है। दूध फसल है। कौन सी फसल होती है? कह रहा है, सर दूध में नंबर वन है। फसल से उगाएंगे हम लोग। तुम लोग देखो। देखो एक हो गया तुम्हारा दाल। दाल में दालों में हम लोग प्रथम है। हम लोग जूट में भी प्रथम है और हम लोग बाजरे में भी प्रथम है। ठीक है। गेहूं में हम प्रथम नहीं है, चावल में भी प्रथम नहीं है। तो दालों में उत्पादन में प्रथम है भारत। तंबाकू का उत्पादन सबसे ज्यादा किस राज्य में होता है? तंबाकू का उत्पादन सबसे ज्यादा किस राज्य में होता है? क्या लिखे हो, आंध्र प्रदेश, एपी? तंबाकू का सबसे ज्यादा उत्पादन किस राज्य में होता है? अच्छा, आप बताओ, कपास के मामले में कौन सा राज्य आगे है? कपास। गुजरात। चलो बढ़िया है। आप बताइए, असम में क्रम से तीन राज्य बताइए। पहला, दूसरा, तीसरा, चाय उत्पादन में। चाय उत्पादन में असम पहला है, लेकिन आपको तीन क्रम बताने हैं। असम के बाद दो और बताना है क्रम से। फटाफट। चाय के उत्पादन में पहला स्थान असम का है, दूसरा किसका है, तीसरा किसका है?
सर पहले असम है, फिर तमिलनाडु है, फिर कर्नाटक है। नहीं, कर्नाटक तो सबसे लास्ट है, 5वें स्थान पे कर्नाटक। सर असम है, प्रेशिका। असम है, वेस्ट बंगाल है, तमिलनाडु है। हाँ, प्रेशिका का सही है। असम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु। बताए तो थे, भूल जाते हो आप लोग। फिर उसके बाद केरल का स्थान आता है, फिर कर्नाटक आता है। कॉफी उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है भारत का? कॉफी के उत्पादन में सबसे आगे कौन सा राज्य है? कर्नाटक। कॉफी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? कॉफी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? कुर्ग, कर्नाटक में पड़ता है। सीधे आप कर्नाटक कुर्ग याद कर सकते हैं। अच्छा, बहुत सही। एक बढ़िया सा पूछ लें। जो सोयाबीन है, वो खरीफ की फसल है, रबी की फसल है, जायद की फसल है या नकदी फसल है? सोयाबीन। सोयाबीन किस किस टाइप में आती है? सोयाबीन किस में आती है? अनिल, पेशिका, खरीफ, 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 खरीफ। नगदी में आती है अभिषेक। नगदी में नहीं आती भाई सोयाबीन। कपास आती है नगदी में, सोयाबीन नहीं आती। सोयाबीन हमारी आती है खरीफ उसमें, मतलब खरीफ में रखते हैं, नहीं सॉरी, हाँ खरीफ में रखते हैं, सॉरी, खरीफ में रखते हैं। अब ये याद करोगे तब होगा। धीरे धीरे पढ़ना पड़ेगा आपको, है ना। हमने कॉन्सेप्ट समझा दिए। आप समझिएगा। श्वेत क्रांति के जनक कौन? फटाक से टाइप करो जरा, श्वेत क्रांति के जनक कौन है? ऋषभ। कुरियन है सर। बाकी आप समझ लीजिए, बाकी कुरियन है आगे। ठीक, बहुत बढ़िया। चलो समझ गए हम। हाँ, वर्गीज कुरियन है। भाई आंसर तो ठीक हो ही जाएगा। नीली क्रांति के जनक कौन है? फादर ऑफ ब्लू रिवॉल्यूशन। फादर ऑफ ब्लू रिवॉल्यूशन। हीरा लाल चौधरी। अपने आप में ही हीरा है भाई। जब पहली हरित क्रांति हुई तो कौन सी फसल का उत्पादन सबसे ज्यादा हुआ? पहली हरित क्रांति में कौन सी फसल का सबसे ज्यादा उत्पादन हुआ? गेहूं। खतरनाक क्वेश्चन पूछ ले। गोल्डन रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? गोल्डन रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? अच्छा यार, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। बिना सही। सत्यजीत, सोना से रिलेटेड है सर। अरे खत्म आदमी, मतलब कह रहा है सोना से। हम कहा पूछे हैं? हम पूछे हैं गोल्डन रिवॉल्यूशन किस फसल, मतलब कौन सी क्रांति है, किस फसल से रिलेटेड है आपके, मतलब किस क्षेत्र से रिलेटेड है, सोना से थोड़े ना है। पटसन यानी कि जूट से है। ये देखो, सब कुछ भी टाइप कर रहे हैं। मीट, टोमेटो। अरे टोमेटो लाल होता है, तो लाल होगा तो लाल क्रांति ना हो जाएगी टोमेटो? दिमाग दिमाग एकदम खत्म है क्या? अरे अगर हम कहें कि अंडा क्रांति, तो कहोगे काली क्रांति से रिलेटेड है? अरे इतना तो दिमाग है कि अंडा सफेद होता है तो कहीं ना कहीं कुछ सिल्वर विल्वर होगा। है। गोल्डन इसलिए होता है कि जो जूट के जो रेशे होते हैं वो हल्का सुनहरे टाइप के होते हैं, इसलिए गोल्डन कहा जाता है। सुनहरी क्रांति। गोल्डन इसलिए बोला जाता है। ठीक है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? एम एस स्वामीनाथन। वेरी गुड। तो देखिए, इसमें ज्यादातर याद करना है आपको, क्योंकि ये वाला जो टॉपिक है उसमें याद करने वाले ज्यादा फैक्ट हैं, मतलब जिसमें आपको राज्य याद करने हैं, वो सब याद करने हैं, तो याद करने वाला फैक्ट बहुत ज्यादा है इसमें। ठीक है।
चले एक टॉपिक समझते हैं। हाँ, पिंक वाले में झींगा भी लिया जाता है, ठीक है। गुलाबी वाले में झींगा भी लिया जाता है, कंसीडर होता है झींगा पिंक गुलाबी वाले में। प्याज तो है ही, झींगा भी कंसीडर होता है। हाँ, अब एक टॉपिक है हमारा जलवायु का। पहले एक हम कॉन्सेप्ट समझा देते हैं, फिर हम लोग थ्योरी देखेंगे। पहले आप मैप देखेंगे तो बहुत अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए, जलवायु की जब बात करते हैं तो जलवायु मौसम यानी कि बरसात से है। जलवायु मतलब बारिश वाला जो मौसम आ जाता है वही। हमने कहा मानसून आया है, जिसका इंतजार सबको है। अब ये मानसून का समय है, एक दिन बारिश हुई, उसके बाद बारिश ही नहीं हो रही। तो हम वही समझाने जा रहे हैं आपको, बारिश वाला कॉन्सेप्ट कैसे होता है, क्यों लेट हो रहा है और क्या चीज है। तो समझिएगा, मानसून आने का मतलब ये है, जरूरी नहीं कि जो बादल हैं वो सारे बादल बारिश कराएं, रिक्वायरमेंट वो नहीं होती। देखिए, दो तीन चीजें हैं। पहला, गर्मी के रिस्पेक्ट में देखना होता है। दूसरा, बरसात के रिस्पेक्ट में देखना होता है। और बरसात का उतना तो ध्यान नहीं दिया जाता, दो का मेन दिया जाता है आपका, गर्मी का और ठंडी का। अभी जो चल रहा है वो आपका गर्मी वाला शुरू हुआ था, अब बरसात होगी। तो इन्हीं दोनों के बीच में जब बारिश हो जाती है तो बरसात। हम इसको दो फैक्ट में पढ़ते हैं। एक पहला पढ़ते हैं कि गर्मी में बारिश जो होती है वो किस हिसाब से होती है, और दूसरा ठंडी में जब होती है तो कैसे होती है। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं। गर्मी के मौसम में जो सूर्य होता है, 21 जून, कल 21 जून, वो सूर्य कर्क रेखा पर होता है। सूर्य यहाँ होता है, बिल्कुल ठीक यहाँ कर्क रेखा पर। ठीक है, इसको ऐसे समझते हैं। देखो, ये कुछ ऐसा होता है। भारत इधर है आपके, ये भारत मान लेते हैं। ठीक है? जब गर्मी शुरू होती है, मार्च वार्च से मान लो, मार्च के आसपास से हम ले लेते हैं। वैसे मेन गर्मी आपके अप्रैल मई वाली जो पड़ने लगती है। गर्मी के मौसम में हमारे यहाँ गर्मी क्यों ज्यादा पड़ रही हो, सूर्य हमारे उत्तरी गोलार्ध में होता है। गर्मी का मौसम जब आता है तो सूर्य हमारे उत्तरी गोलार्ध में आ चुका होता है। भूमध्य रेखा को क्रॉस करते हुए वो यहाँ पर आ जाता है। देखो, भूमध्य रेखा पे कब होता है सूर्य, 21 मार्च को होता है और 23 सितंबर के आसपास होता है। ठीक है, यहाँ मकर रेखा पे कब होता है, 21 दिसंबर के आसपास होता है। ठीक है, और हमारी तरफ कब होता है, 21 जून के आसपास होता है। पहले सूर्य इधर रहता है। अब देखो, सूर्य मार्च के आसपास यहाँ है, सूर्य यहाँ है। लेकिन जैसे ही गर्मी शुरू होती है, सूर्य ऊपर की तरफ आने लगता है, हमारी तरफ आता है। इसीलिए हमारी गर्मी अच्छी खासी पड़नी शुरू हो जाती है, क्योंकि भारत के क्षेत्र में जब ये उत्तरी गोलार्ध में एंटर कर जाता है सूर्य की रोशनी, तो सीधे पड़ रही होती है हमारे ऊपर। तो मार्च के बाद ही ये स्टार्ट हो जाता है, तो ये अच्छी खासी गर्मी डालने लगता है। 21 मार्च को ये भूमध्य सागर पर ठीक लंबवत होता है सूर्य, और जब ये हमारी तरफ आ जाता है तो 21 जून को ये हमारी तरफ आता है और भयंकर गर्मी पड़ती है। गर्मी का असर क्या पड़ता है, हवाएं गर्म हो जाती है, हवाएं गर्म हो जाती है। तो ये जो पूरा रीजन है हमारा, क्योंकि अच्छी खासी गर्मी पड़ रही होती है, तो सबको पता है कि जब गर्मी पड़ेगी तो धरती गर्म होगी। हमारा जो भारत है, भारत वाला जो रीजन है, वो सूर्य के रीजन में अच्छा खासा आ जाता है, क्योंकि कर के सीधे लंबवत सूर्य होता है। हमारे जो मेन एरिया हैं ये वाले, ये बहुत ज्यादा हीट हो जाते हैं, उत्तर पश्चिम एरिया जिधर रेगिस्तान का इलाका है। और जब
गर्म गर्म होता है कोई चीज, आप जानते हैं कि वो हवा वहां पर गर्म होकर ऊपर उठने लगती है, हल्की होकर। नहीं समझ में आ रहा? गर्म हवा का मतलब क्या? हल्की होकर ऊपर जाती है। उसी तरह से जो आसपास के समुद्र हैं, बंगाल की खाड़ी, इधर आपका अरब सागर, जब तेज गर्मी पड़ेगी तो सागरों का जल भी तो ऊपर जाएगा, महासागरों का जलवाष्प बनकर, नहीं उड़ेगा। जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है तो जो नदी वगैरह हैं, महासागर हैं, ये भी गर्म होते हैं और ये जल वाष्प के रूप में ऊपर जाने लगते हैं। धरती मतलब स्थल वाले भागों में क्या होता है, स्थल वाले भागों में हवा गर्म हो जाती है और वो ऊपर की तरफ उठने लगती है, जिसकी वजह से नीचे जो है जगह खाली हो जाती है, क्योंकि गर्म होकर के हवाएं ऊपर उठ रही होती है। इस साइड भूमध्य रेखा के साइड, जो भूमध्य रेखा होता है, इस साइड उच्च दाब होता है, उच्च दाब का क्षेत्र होता है। क्यों? देखो, सूर्य इधर जा चुका है हमारी तरफ, तो इधर गर्मी हो गई, इस तरफ ठंडी हो गई है, क्योंकि सूर्य अब इधर नहीं है। गर्मी के मौसम में कर्क रेखा की तरफ अगर हम जाते हैं तो इस तरफ गर्मी पड़ रही है अब, क्योंकि सूर्य है यहाँ। और जो भूमध्य रेखा का एरिया है, उस भूमध्य रेखा के एरिया की तरफ ठंडी पड़ रही है, तो ठंडी में हवा भारी होती है और गर्मी में हवा हल्की होती है, तो ये ऊपर जाने लगते हैं। भारी हवा नीचे रहती है, तो जहां हवा भारी होती है वो दबाव ज्यादा होगा, प्रेशर ज्यादा होता है, और जहां गर्म हवा होती है वहां दबाव कम हो जाता है। हमेशा चीज हाई से लो जाने की कोशिश करती है, तो जिधर दाब ज्यादा होता है उधर से वो लो की तरफ जाने लगती है, इसके स्थान को भरने के लिए। तो भूमध्य रेखा की तरफ से बहुत तेजी से हवाएं हमारी तरफ आती हैं, बहुत तेजी से पूरी। तो यहाँ से क्योंकि ठंडी हवाएं होती हैं, भारी दबाव होता है वहां पे, तो ये ज्यादा दबाव का क्षेत्र होता है, तो ज्यादा दबाव के क्षेत्र से हमारी तरफ ये हवाएं चलने लगती हैं, क्योंकि यहाँ गर्म हो चुका होता है। गर्म होकर हवाएं ऊपर उठ रही होती, उसी के स्थान को, खाली जगह को भरने के लिए भूमध्य रेखा की तरफ से भारी हवाएं हमारी तरफ चल रही होती है। लेकिन उनको हमारी तरफ बढ़ने से पहले महासागर को पार करना होगा। भूमध्य रेखा से आ रही होती हैं तो पहले हिंद महासागर पड़ेगा, तब ना भारत में एंटर करेंगी। तो जैसे ही आ रही होती हैं, तो क्योंकि सागर भी गर्म हो रहा होता है, जलवाष्प हो रहा होता है, तो जैसे वो तेजी से हवा आ रही होती है, उसी दौरान उनके रास्ते में जलवाष्प पड़ जाता है, तो वो सारी हवाएं जलवाष्प को लेकर आ जाती हैं साथ में। क्योंकि जलवाष्प होता है, बादल का रूप ले लेते हैं, वो सबको ठेलते हुए भारत में आ जाती हैं और बारिश शुरू कर देती हैं। ये कार्रवाई होती है जून में, 1 जून से ये प्रक्रिया शुरू हो जाती है, क्योंकि भीषण गर्मी हमारी मई जून में देखने को मिलती है। जितनी ज्यादा गर्मी होगी उतना ज्यादा गर्म होगा जगह, जल उतना ज्यादा गर्म होगा, जमीन उतनी ज्यादा गर्म होगी, उतनी ही ज्यादा मात्रा में हवाएं ऊपर उठेंगी और उनका स्थान भरने के लिए ठंडी हवाएं पीछे से आएंगी। इसीलिए जैसे ही गर्मी का मौसम बहुत गर्म होने लगता है, उसके बाद बरसात का मौसम शुरू हो जाता है। तो आप देखिएगा, बरसात का मौसम जब स्टार्ट होता है तो वही मार्च से आपका भीषण गर्मी पड़ना शुरू हो जाता है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, और जून आते आते हमारी बहुत हालत खराब हो जाती है। उसी समय वो हवाएं जो भूमध्य रेखा से हमारी तरफ चल रही होती हैं, रास्ते में जलवाष्प पड़ता है सागरों का बादल के रूप में, वो उसको लेकर के आती हैं। और ये सबसे पहले बरसात हमारी केरल से शुरू हो जाती है। केरल साउथ से आती हैं हवाएं, किधर से आती हैं? नीचे से, यहां से हवाएं आती हैं, केरल से आती हैं, इधर से आती हैं, क्योंकि इधर से आ रही होती है ना, भूमध्य रेखा से आ रही होती हैं, तो इधर से एंटर करती हैं वो। तो अब सबसे पहले पूछा जाता है कि जो एंटर करती है वो कहाँ से एंटर करती है? केरल से एंटर करती है। अब इसमें एक क्वेश्चन और पूछा गया, भारत में जो बरसात की शुरुआत होती है, बारिश होती है, वो किस मानसून से होती है? उन्होंने ऑप्शन दिया, दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण पूर्व मानसून, उत्तर पश्चिम मानसून, इस तरह से। तो अब इतना आसान क्वेश्चन है ये। हमने कहा कि सबसे पहले जब बारिश यहाँ पे स्टार्ट होती है तो केरल से होती है। अब अगर वो केरल से होगी और भारत को हम ईस्ट वेस्ट के उसमें बांट रखे हैं, आप जरा इसको बांट के देखिए, तो ये कुछ इस तरह से बटेगा ऐसे, तो ये होगा ईस्ट, ये होगा वेस्ट, ये होगा साउथ, ऊपर होगा नॉर्थ। अब आप बताइए कि जब केरल से आने वाली जो हवाएं हैं ये केरल में एंटर कर रही हैं, केरल से एंटर कर रही हैं,
तो अब ये क्या बोली जाएंगी? दक्षिण पश्चिम बोली जाएंगी या दक्षिण पूर्व बोली जाएंगी या उत्तर पूर्व, क्या बोली जाएंगी? अब केरल से एंटर कर रही हैं तो साउथ वेस्ट कहा जाएगा ना, साउथ वेस्ट। तो यही कहा जाता है कि हमारे यहाँ जो बारिश होती है वो मेनली मुख्यतः दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, जो सबसे पहले केरल राज्य में एंटर करता है। पहला क्वेश्चन यहीं से तैयार होता है। भारत में जो मानसून आता है सबसे पहले वो दक्षिण पश्चिम मानसून आता है और वो केरल राज्य में एंटर करता है। ये 1 जून के आसपास ये प्रक्रिया होती है, 1 जून के आसपास ये प्रक्रिया होती है, 1 जून शुरू हो जाता है। दिक्कत क्या होती है, ये आती तो है लेकिन केरल में बहुत पहाड़ियां हैं, नीलगिरी की पहाड़ी है, कार्डमम के नीचे पहाड़ी है, ठीक है, नीलगिरी है, ये है, इधर अन्नामलाई है। और जब पहाड़ बहुत पर्वत जब ऊंचे हो जाते हैं और इधर से हवा आ रही है तो टकरा जाएगी, तो जैसे वो टकराती है वही सारी बारिश करा देती है। तो केरल में बहुत बारिश होगी लेकिन तमिलनाडु में बारिश ही नहीं होती। जब ये हवा आती है यहां से तो केरल में बढ़िया बारिश करा देती है लेकिन तमिलनाडु में बारिश नहीं हो पाती। क्यों? क्यों ऐसा होता है? दक्षिण पश्चिम मानसून से केरल में भारी वर्षा होती है लेकिन तमिलनाडु में नहीं होती, क्योंकि अब पर्वत हैं बहुत ऊंचे ऊंचे, टकरा के सारा इधर ही रह जाता है और तमिलनाडु सूखा रह जाता है। दक्षिण पश्चिम मानसून से ज्यादातर बारिश हमको तमिलनाडु में नहीं मिलती। तो जिस जगह पे बारिश नहीं मिलती, एक तरफ अगर बारिश हो जाए और दूसरी तरफ बारिश ना हो, पहाड़ी के एक तरफ बारिश हो रही है दूसरी तरफ नहीं हो रही, तो उसे वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। तो उसे वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं, वृष्टि वर्षा छाया। मतलब जब दक्षिण पश्चिम मानसून आता है तो कौन सा राज्य वृष्टि छाया प्रदेश कहलाता है? जब दक्षिण पश्चिम मानसून आता है तो कौन सा राज्य वृष्टि छाया प्रदेश कहलाता है? वृष्टि छाया प्रदेश मतलब जब वहां पर बारिश नहीं हो रही होगी। तो आंसर है तमिलनाडु। तो दक्षिण पश्चिम मानसून आता है तो सबसे ज्यादा बारिश कहां कराता है? केरल में। कब से शुरुआत हो जाती है? 1 जून से स्टार्ट हो जाती है। वृष्टि छाया क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत श्रेणी आपको मिलते हैं, पहाड़ियां मिलती हैं, कार्डमम की पहाड़ी मिलती है, और जैसे ही वो आती है वो टकरा जाती है और सारी बारिश वहीं करा देती है। ये कुछ ऐसे है, सपोज करो कि ये पहाड़ी है, बहुत ऊंचा पहाड़ी है और मानसून इधर से आ रहा है। तो जब मानसून इधर से आएगा तो ये ऊपर उठेगा ना। अब मान लो ये हाइट बहुत ज्यादा है, लगभग 2695 मीटर की है हाइट। ये जो मानसून आता है, मानसून जो आता है, दक्षिण पश्चिम मानसून एग्जाम्पल समझ लेते हैं, दक्षिण पश्चिम, ये 1200 मीटर तक बहुत ज्यादा जाता है, बहुत ज्यादा जाता है तो ऊपर तक जाता है, और यहीं पर बादल फट के यहीं बारिश हो जाती है, बारिश यहीं इधर ही करा देता है, बारिश हो जाती है सर। ये इतनी हाइट पहुंच नहीं पाता, कुछ हवाएं पहुंच पाती हैं, बहुत कम पहुंचती हैं, बहुत नाम मात्र की जो क्रॉस करके इधर जा पाती हैं। तो अब अगर इधर हम केरल मान लें, इधर केरल मान लेते हैं और इस साइड अगर हम तमिलनाडु मान लेते हैं, पहाड़ी के उधर का क्षेत्र, तो ये हो जाएगा वृष्टि छाया और ये हो जाएगा भारी वर्षा। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया सबको? तो भारत में जो मानसून एंटर करता है वो कौन सा? दक्षिण पश्चिम। बारिश कहाँ पे सबसे पहले होती है? केरल में। लेकिन उसी दौरान वृष्टि छाया कौन सा बचा रह जाता है? तमिलनाडु। ठीक है, अब समझते हैं आगे। जब ये मानसून आगे बढ़ता है स्टूडेंट्स, तो ध्यान रखिएगा, यहां से जब आगे बढ़ता है तो असल में ये जो आ रही होती है ये 2 शाखाओं में बढ़ती है, आगे भी निकल जाती है।
असल में क्या होता है, इधर जाती है, इधर जाती है और ऊपर जाती है, जो इधर से आ रही होती है। ये प्रक्रिया 1 जून के आसपास होती है, ये 5 जून के आसपास होती है, 5 से 10 जून, ये 15 जून के आसपास होती है। मतलब जो सबसे पहले एंटर कर रहा होता है वो केरल वाला, वो बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन 5 से 10 जून वाला जो होता है, वो महाराष्ट्र वाला जो एंटर करता है, वो काफी दिन बाद करता है, मुंबई मुंबई की तरफ जब आता है। और जो गुजरात की तरफ से एंटर करता है, वो आपका 15 जून। इसीलिए अलग अलग समय पे अलग अलग बारिश देखने को मिलती है, क्योंकि समय अलग अलग है पहुंचने का। ठीक है। और यहां से लेके हर जगह तक आपको पता होगा, पहाड़ियां हैं, पढ़ा चुके हैं, ये पश्चिमी घाट पूरा। तो अगर हम पूछें आपसे कि किधर बहुत बारिश होती है, तो ये पूरा जो पश्चिमी घाट है, इधर बढ़िया बारिश होगी। नहीं होगी भाई, जिधर से भी आएंगी, इधर से आएंगी तो भी टकरा जाती हैं, इधर से आती हैं तो भी टकरा जाती हैं, इधर से आती हैं तो गिर की पहाड़ियां पड़ती हैं। गुजरात में एक पहाड़ी पड़ती है गिर, वो गिर की पहाड़ियों से टकरा जाती है, तो गिर की पहाड़ियों की तरफ ज्यादा बारिश हो जाती है नीचे साइड। ऊपर वाला कच्छ का रन बचा रह जाता है, वहां कोई पहाड़ी ही नहीं देखने को मिलती, तो उधर रोक ही नहीं पाता, तो बारिश नहीं हो पाती वहां। राजस्थान में क्यों बारिश नहीं हो पाती? अब सोचते होगे कि सर इतनी ये जा रही है, तो ये बारिश राजस्थान में क्यों नहीं करा देती? ये ज्यादा इसलिए नहीं करा पाती क्योंकि यहाँ की जो पहाड़ी है, अरावली, अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान में, वो कैसे है, वो इस तरह से नहीं है। वो ऐसे जब होती है पहाड़ी इस तरह से, तो यहाँ से जो चीज जा रही होगी तो वो टकराएगी, यहाँ से जो चीज जाएगी वो टकराएगी और बारिश करा देगी। अरावली ऐसे है ही नहीं। अरावली कैसे है? अरावली ऐसे है, अरावली इस तरह से है, ऐसे फैले हुए हैं। अब यहां से जो आ रही होगी मानसून, तो ये निकली, ये चली गई, इधर चली गई, इधर से ये पास करके चली गई, टकराई, थोड़ा सा टकराई केवल, जो इससे टकरा सकती होगी बस। इसका मेन पार्ट तो अरावली से टकराया ही नहीं। थोड़ा बहुत जो टकरा जाता है वो राजस्थान के इस भाग में बारिश करा देता है, क्योंकि पैरेलल रहता है, तो पवन वैसे ही निकल जाती है सब। और ये पूरा भाग जिधर हमें नहीं देखने को मिलता, रेगिस्तान हो जाता है। इसीलिए वो थार रेगिस्तान है। थार रेगिस्तान यही है, बारिश ही नहीं देखने को मिलती। एक तो पर्वत श्रृंखला वो नहीं रहती, और अरावली का फैलाव इस तरह से है कि वो जो पवन आती है गुजरात की तरफ से जो एंटर करती है, वो टकरा ही नहीं पाती, और ये पूरी की पूरी पवन पंजाब तक पहुंच जाती है, पंजाब तक पहुंच जाती है ये। तो राजस्थान में बहुत कम बारिश करती है, लेकिन पंजाब तक पहुंच जाती है, और पंजाब में बढ़िया झमाझम बारिश होती है, झमाझम बारिश होती है पंजाब वाले एरिया में। तो इधर से दक्षिण पश्चिम वाला जब एंटर करता है, गुजरात से होती हुई जब ये एंटर करती है, तो ये पंजाब वाले एरिया में बढ़िया बारिश करती है, और फसल वहां पे अच्छी खासी होती है। इधर मुंबई वाले में क्यों हमें देखने को मिलता है ज्यादा? मुंबई में बारिश इसलिए देखने को मिलती है क्योंकि एक शाखा जो आती है वो मुंबई से एंटर कर रही होती है 5-10 के आसपास। केरल में बहुत ज्यादा क्यों देखते हैं? क्योंकि पहली शाखा केरल से ही एंटर कर रही होती है। तो ये कुछ ऐसे जाते हैं, देखना कैसे मानसून जाता है, ये ऐसे जाता है, ऐसे निकल जाएगा, ये इधर जाता है, ये मानसून ऊपर वाला जो मानसून है वो कुछ ऐसे निकल जाता है, ऐसे। तो ये जो प्रक्रिया हमें देखने को मिलती है, ये 1 जून वाली देखने को मिलती है, ये हमें 5 से 10 जून को देखने को मिलती है, ये आपको 15 जून को। तो जहां जहां से होकर जा रहा होता है वो भाग कवर हो जाते हैं, बारिश हो रही होती है। लेकिन जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ेगा, बारिश क्या होने लगेगी? कम होने लगेगी ना। अरे भाई, ये हवाएं बादल लेके आई थी ना पानी का, तो टंकी कितना पानी भरेगी? टंकी खाली भी तो होगी। अरे बादल अपने साथ पानी लेके आए थे, पर्वतों से टकराते हुए जा रहे हैं, जिस पर्वत से टकराए वही झमाझम बारिश, थोड़ी सी टंकी बची और आगे पहुंच गए। तो ऊपर पहुंचते पहुंचते आधे भाग में तो उनकी बारिश कम ही हो जाती है। तो इधर तो बारिश बहुत अच्छी होगी, इस एरिया में बढ़िया अच्छी खासी बारिश, लेकिन इसके इधर वाले एरिया में हमें उतनी बारिश देखने को नहीं मिल पाती, इधर जो पड़ते हैं इस साइड एरिया में। तो इधर वाले एरिया में अच्छी खासी बारिश हो जाती है, लेकिन इस साइड हमें बारिश उतनी देखने को नहीं मिल पाती। ये सब थोड़ा सा सूखे रह जाते हैं, वृष्टि छाया की तरह रह जाते हैं। और क्योंकि हर जगह देखो पर्वत पड़ते हैं,
इधर जाओगे सतपुड़ा पड़ जाएगा, ऊपर जाओगे विंध्याचल पड़ जाएगा। तो इस तरह टकरा टकरा के बारिश करती है। तो ये भाग जो है एमपी का, बीच वाला जो भाग है, यहाँ बढ़िया बारिश होती है। बताओ क्यों? एमपी के इस वाले भाग में बढ़िया बारिश क्यों होती है? जो बीच वाला भाग है इसका एमपी का, वहां अच्छी खासी बारिश होती है। ऐसा क्यों? क्या रीजन हो सकता है? रीजन बहुत सिंपल है। हर तरफ से पहाड़ी है, नीचे सतपुड़ा है, ऊपर विंध्याचल है, इधर मैकाल है, महादेव है, इधर आपका मालवा पठार पड़ जाता है, ऊपर कैमूर पहाड़ी पड़ जाती है। जाए तो जाए कहाँ? आई, एंटर की, और बस यहीं घूम रही है, यहीं घूम रही है। तो एमपी में तो बारिश भयंकर हो जाती है, लेकिन छत्तीसगढ़ वृष्टि छाया प्रदेश रह जाता है, क्योंकि आधे ज्यादा बारिश तो इधर ही हो जाती है। तो इधर से महाराष्ट्र से जो एंटर करती है वो उधर है, बारिश तो करा देती है, लेकिन छत्तीसगढ़ वृष्टि छाया पड़ जाता है। ये क्वेश्चन रहता है, यही सब क्वेश्चन आते हैं। जो ज्यादातर पहाड़ी क्षेत्र पड़ेगा, जिधर पर्वत श्रेणी, तो उसके एक तरफ तो बारिश अच्छी हो जाएगी, दूसरी तरफ बहुत कम हो जाएगी। कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं? कॉन्सेप्ट बना लिए स्टूडेंट? पीडीएफ पढ़ोगे सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। कॉन्सेप्ट समझ गए, क्वेश्चन तुरंत बना ले जाओगे। तो सबसे पहले मानसून एंटर करता है दक्षिण पश्चिम मानसून, कहाँ से? केरल की तरफ से। फिर ये कुछ शाखाओं में बढ़ता है, तो केरल से एंटर करके एक उधर एंटर कर जाता है महाराष्ट्र की तरफ से, एक गुजरात की तरफ से एंटर कर जाता है। क्लास है क्या आप लोग की? अच्छा, चलिए फिर ठीक है, रहने देते हैं। चलो कल हम लोग फिर यहीं से शुरू करेंगे, ठीक है।